सबसे पहले आम खबर यह कि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों की तफसील 30 नवंबर को शाया करने का ऐलान कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नौशीन यूसुफ से। नौशीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियासी जमातों के बाद शाखत जो हुई थी इलेक्शन कमीशन की, जिनमें हल्का बंदियों और इलेक्शन अमूर का जायजा दिया गया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि अब हल्का बंदियों की जो हतमी इशाअत है वो 30 नवंबर को कर दी जाएगी। पहले ये हल्का बंदियों की इशाअत 14 दिसंबर को होनी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक और हल्का बंदी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हल्का बंदी की जो दुरानिया है उसको मजीद कम कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हल्का बंदी के दुरानिये को कम करने का मकसद है कि जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए ही इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। जी अच्छा, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कब किया जाएगा? इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है जिसको उन्होंने अब 30 नवंबर को कर दिया, उन्होंने कहा इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं दी कि इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसका ऐलान कब किया जाएगा। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ था उसमें ये सारे मामला जो है वो जेरे गौर आए, जिसके बाद जो फीडबैक आई थी सियासी जमातों की जानिब से उनकी मुशावरत, यानी ये नौशीन एक और वजह से कि ये जो तफसील या 30 नवंबर को शाया की जाएगी हल्काबंदियों की, यानी हतमी हल्काबंदी हो जाएगी 30 नवंबर तक, ऐसा ही है? बिल्कुल जब हल्का बंदी मुकम्मल हो जाती है तो उसकी फौरी बाद जो है वो इलेक्शन शेड्यूल रूटीन में आ जाता है। और अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ठीक है नौशीन, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर आई है कि हल्का बंदियों की तफसीलात 30 नवंबर तक शाये कर दी जाएंगी, इससे गैर यकीनी की सूरत हाल कुछ कम होगी? देखिए, गैर यकीनी सूरत हाल तो डिलिमिटेशन के बारे में पहले भी नहीं थी। पहले उन्होंने कहा था कि वो 14 दिसंबर तक करेंगे, अब उन्होंने 14 दिन कम कर दिए हैं। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन 14 दिन से ज्यादा कम कर भी नहीं सकता था। ये गलबन मैक्सिमम है जो वो कम कर सकते थे। तो अब 30 नवंबर को हो जाएगी। तो गैर यकीनी बात तो सिर्फ इलेक्शन की डेट के बारे में है कि इलेक्शन होगी। और एक दूसरी गैर यकीनी है जो अभी मौजूद है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब कल के फैसले के बाद जिसमें उन्होंने इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाने को नाकाबिले कबूल करार दिया है, क्या अभी भी वो डिलिमिटेशन के मामले को किसी वक्त हो सकता है रोक के वो कहे कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए? इसके बारे में भी बेयकीनी जो है वो अभी भी मौजूद है। जी, यानी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियां तो होनी है और इससे मुतालिक अगर डेट दे दी है तो खास बात उसमें यह है कि इलेक्शन की डेट वो कब देते हैं। यानी ये कैलकुलेट करके टाइम हल्का बंदियां तो पहुंच गए कि 30 नवंबर तक हो जाएंगी, इलेक्शन की डेट दे देते तो फिर ये कंफ्यूजन खत्म होती। जी, वो कंफ्यूजन खत्म होगी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये खतरा अभी भी बाकी है या इम्कान अभी भी बाकी है कि वो उस फैसले के बाद जो उन्होंने परसों दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो क्या वो इस केस पे भी उसको अप्लाई करेंगे और हुक्म देंगे कि नहीं नवंबर में इंतखाबात होने चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। अहमद साहब, हमें थोड़ा ये समझाने के लिए बताइएगा। अब 14 दिन पीछे कर दिया गया जो पहले तारीख दी गई थी उससे 30 नवंबर की हल्का बंदियों की तारीख आने के बाद आइडियली कितना वक्त लगना चाहिए इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने के लिए? मैक्सिमम 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। 54 डेज का इलेक्शन शेड्यूल होता है जो कि तकरीबन 2 महीने बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 नवंबर को ये खत्म होता है तो फिर 31 जनवरी को तक से पहले तक इलेक्शन हो सकते हैं, अराउंड 31 जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। जी, यानी टेंटेटिव ये टाइम है कि जनवरी में ये फिर इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। ये 30 तारीख जो नवंबर की आई है अभी हल्काबंदियों से मुतालिक, तो इसमें ये हम कह सकते हैं किसी हद तक के जनवरी में इंतखाबात। यहाँ पर एक काबिल गौर बात है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। यहाँ पर काबिल गौर बात ये है कि पहले कहा जा रहा था कि 14 दिसंबर को नई हल्का बंदियों की जो फहरिस्तें वो जारी की जाएंगी उसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन अब इसको 14 दिन कम करके 30 नवंबर का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि वहाँ तक ऐलान किया जाएगा। इससे यकीनन इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक पेशावर में इस वक्त खिताब कर रहे हैं, ले चलते हैं आपको। कोई दुनिया में बगैर हांगकांग के कोई दुनिया में BRT नहीं है।
जो खसारे में ना हो। परवेज खट्टक साहब ये बताइएगा, शौकत सईद भी सुने आपकी पार्टी में आ रहे हैं और कौन कौन लोग और शामिल हो रहे हैं, कितने लोग हो गए? जब लोग आते जाएंगे आप देखते जाएंगे, मैं पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को फौरी रिहा करने और दोबारा किसी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म सामने आया है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि परवेज इलाही को नैब या कोई अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी, नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। परवेज इलाही को किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफीक ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या एहतसाब अदालत को बताया था कि नैब की इंट्राकोर्ट अपील खारिज हो गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ये उनके इल्म में नहीं है, जिस पर जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि अब इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि चौधरी परवेज इलाही को अदालती फैसले की नकल फराहम कर दी गई है। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा है कि वाज़े हुक्म के बावजूद बाहर वर्दी और सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन से जानते हैं। शाहिद बताइए। जी, इस वक्त जो है कुछ देर पहले अदालत में केस की दोबारा समाअत हुई। कहा जा सकता है कि पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान जो थे उनको बुलाया गया, चैम्बर में भी बुलाया गया और उनको ये हिदायत की गई है, ओपन कोर्ट में भी ये कहा गया है कि परवेज इलाही की जान को खतरात हैं, थ्रेट्स हैं, इसलिए उनको घर तक जो है वो पुलिस एहलकार छोड़कर आए। साथ ही साथ जो लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है उसके अफसर को भी बुलाकर कहा गया कि एक SP जो है वो साथ जाएंगे परवेज इलाही को घर तक छोड़ने। इस वक्त जो है तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं परवेज इलाही को यहाँ लाहौर हाई कोर्ट से रवाना करने की। मस्जिद गेट से जो है परवेज इलाही को पुलिस के जो अफसरान हैं वो सिक्योरिटी में घर तक छोड़कर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन तफसीलात के लिए। आपसे गाहे गाहे अपडेट लेते रहेंगे। और अभी आपको लिए चलेंगे खुसूसी मुशीर बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं। कोई वहाँ जा नहीं सकता, मगर इस तरह ना मकबूल बट शहीद को, ना सईद अली गिलानी साहब शहीद को, उनकी आइडियोलॉजीज़ को, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी डिटर्मिनेशन को कोई भी जो है वो दफना नहीं सका, ना सकेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये शहीदों की स्ट्रगल है और एक के बाद दूसरी नस्ल ने इसके अंदर अपना जो हिस्सा डाला है, अपने खून से डाला है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो उनके आखिरी जो चंद साल थे उनकी वफ़ात से पहले जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप फॉर्म हुई थी। यासीन साहब खुद इनके यहाँ गए थे गाड़ी चला के और मीर भाई साहब को लेके गए थे, आसिया अंद्राबी साहिबा को, और इन्होंने एक हुर्रियत की एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो यूनिटी का एक सिंबल दिखाया था हिंदुस्तान को, जब उनका प्लान था आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करना, जो बहुत पहले ही सईद अली शाह गिलानी साहब ने अपनी स्पीचेस में ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंडिया के अब ये प्लान्स हैं और जब ये मेजॉरिटी में इंडिया तब्दील यहाँ पे अपने लोगों को ले आएगा सेटलर्स, तो फिर उसके बाद वो प्लेबिसाइट करेंगे। और वही हमने देखा, और जब ये जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनी तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी डेथ थी, उनके जो अज़ाइम थे और जो उनके मकसद था कि वहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करें और उसके बाद हम अगला स्टेप जो है वहाँ पे इंडियंस को सेटल करके वहाँ पे रायशुमारी कराएं। और अभी 50 लाख से ज़्यादा वहाँ पे डोमिसाइल्स और रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स इंडियंस को इशू कर दिए गए हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ कि जिस तेज़ी के साथ ये जुल्म हो रहा है, जो वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और हमारी पूरी तहरीक को लीडरलेस किया जा रहा है, तो बहुत भारी जिम्मेदारी पड़ती है आज़ाद कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, और दोनों आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की आवाम पे और कश्मीरी डायस्पोरा पे, कि जो यासीन साहब और गिलानी साहब ने जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई थी उसी के तहत वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कश्मीर का मुकदमा लेके जाएं और रेजिस्टेंस और उस वॉइस को उन पावर कॉरिडोर्स के अंदर लेके जाएं जहाँ पे हमारी आवाज़ को अगर सुना नहीं जाता। कोर्ट में गई थी और उसको सस्पेंड करवाया था हमने कोर्ट के ज़रिए। अभी उन्होंने दोबारा कोशिश की है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने उन्हें 1 महीने बाद की डेट दे दी है और अब वो जब भी कोर्ट में आएंगे तो हम उसके काउंटर जो आर्गूमेंट के लिए तैयार हैं। फिर वो इन्होंने हरकत की, पहले ही लोग मर रहे हैं, इनको एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। ओ भाई, तुम्हारी हुकूमत 15 साल से रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम ये मज़ीद टैक्स लगा के लोगों से पैसे वसूल करो? इतने बड़े आप मोटर व्हीकल टैक्स में हिस्सा क्यों नहीं दिलवाया? आपने PFC अवार्ड क्यों नहीं किया? आपने कराची को उसका हक क्यों नहीं दिलवाया? आपको सिर्फ इंपोर्ट जो $80 बिलियन की थी उसमें से 1.2% जो हमें मिलना था वही दिलवा देते तो किसी टैक्स की ज़रूरत नहीं थी बल्दिया के। वो काम तो करवाया नहीं। सबके बिल जो है वो टीवी के भी बिल अगर बिजली के बिलों में आ रहे हैं, लाइसेंस
और हर चीज़ फर्दर टैक्स और फला टैक्स और फला टैक्स, तो अब मुर्तज़ा वहाब टैक्स भी लगा दें आप, तो ये तो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। कश्मीरियों को आज़ादी मिली ऑक्यूपेशन के खिलाफ, तो मैं समझती हूँ कि हम सबको उनसे सीखना चाहिए और सीखने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करें और कश्मीरियों की जान बचाएं, उनकी आज़ादी के लिए हम सबको एक होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।